इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। कृपया इसे वास्तविकता, अंधविश्वास या किसी भी धार्मिक मान्यता से न जोड़ें और तैयार हो जाइए इस रहस्य और रोमांच से भरे सफर के लिए। और कहानी का पूरा सच जानने हेतु वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। बरसात की एक ठंडी शाम थी। आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बारिश लगातार पूरे इलाके में गिर रही थी। छोटा सा गांव देवगढ़ बारिश की बूंदों से पूरी तरह भीग चुका था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, जिसे गांव वाले मंगलू की चाय की दुकान के नाम से जानते थे। आम दिनों में यहाँ खूब रौनक रहती थी। गांव के लोग खेतों से काम खत्म करके यहाँ आकर बैठते, चाय पीते और देर तक बातें करते रहते थे। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग ही था। दुकान के बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठे थे गणेश, रमेश और भीम। तीनों के चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। आमतौर पर ये लोग यहाँ बैठकर 2-3 कप चाय पी जाते थे, लेकिन आज किसी ने चाय को हाथ तक नहीं लगाया था। तभी वहां गांव के स्कूल के हेडमास्टर अरुण मास्टर आ पहुंचे। अरे गणेश, रमेश, क्या बात है? आज तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? मैंने तो तुम्हें कभी इस तरह परेशान नहीं देखा। आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी अदरक वाली चाय अभी बनाता हूँ। हाँ मंगलू, आज अदरक वाली चाय ही बना दो। सिर थोड़ा भारी लग रहा है। मंगलू चाय बनाने लगा। उधर अरुण मास्टर तीनों को गौर से देख रहे थे। अब बताओ, गांव में क्या परेशानी आ गई? गणेश ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मास्टर जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में पहले कोई अस्पताल नहीं था। जब भी कोई बीमार होता था तो उसे 2 गांव दूर या 10 मील दूर अस्पताल ले जाना पड़ता था। और कई लोग तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते थे। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। इसीलिए हम सब गांव वालों ने मिलकर पैसे जमा किए और गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। लेकिन अब बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे भीम, कैसी मुसीबत? अस्पताल तो बन गया, लेकिन उसमें रखने के लिए बेड और दवाइयों के पैसे नहीं बचे। ये सुनकर अरुण मास्टर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पुराने गांव कुंवरपुर में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर मैं उसे बेच दूं तो शायद अस्पताल के लिए जरूरी सामान खरीदा जा सके। यह सुनकर तीनों की आंखें भर आईं। नहीं मास्टर जी, आप अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? गणेश, अगर उस जमीन से किसी की जान बच जाए तो उससे बड़ा पुण्य क्या होगा? वैसे भी मेरी नौकरी का बस 1 साल बाकी है। उसके बाद मैं यहीं गांव में रहना चाहता हूँ। तीनों ने हाथ जोड़कर मास्टर जी का दिल से धन्यवाद किया। उनकी आंखों में सम्मान और चेहरे पर गहरी कृतज्ञता झलक रही थी। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ज्यादा देर मत करो बच्चों, रात काफी हो चुकी है। घर लौटने की तैयारी करो, वरना रास्ते में और परेशानी हो सकती है। और हाँ, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ भी तो जाना है, इसलिए समय पर उठकर तैयार रहना। ये सुनकर तीनों ने सिर हिलाया और वापस जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह अरुण, गणेश और रमेश जल्दी उठकर तैयार हो गए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। तीनों ने जल्दी से नाश्ता किया और छाता लेकर स्टेशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में खेतों के बीच से गुजरते हुए वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे ताकि ट्रेन छूट न जाए। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने कुंवरपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है। हाँ, और हमें नदी भी पार करनी होगी। काफी देर बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। तब तक शाम हो चुकी थी। स्टेशन लगभग सुनसान था। बारिश के कारण चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। स्टेशन के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। तीनों वहीं रुक गए। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश में कौन आएगा यहाँ? चलो पैदल ही चलते हैं। वे लोग अंधेरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उन्हें घंटी की हल्की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में धीरे धीरे एक बैलगाड़ी उनकी तरफ आती दिखाई दी। अरुण ने ध्यान से देखा और अचानक बोले, अरे
ये तो मोहन काका है। बैलगाड़ी पास आकर रुकी। अरे अरुण, तुम कितने साल बाद दिखाई दिए। अरुण ने उन्हें सारी बात बता दी। मोहन कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। बैठो, मैं तुम्हें नदी के घाट तक छोड़ देता हूँ। तीनों बैलगाड़ी में बैठ गए। बारिश की बूंदें बैलगाड़ी की छत पर टप टप गिर रही थी और बैलों की घंटियां अंधेरे रास्ते में गूंज रही थीं। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। नदी बहुत तेज बह रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन घाट पर एक भी नाव वाला नहीं था। अब क्या करेंगे मास्टर जी? तभी मोहन बोले, अगर चाहो तो आज रात मेरे घर रुक जाओ। मेरा घर यहीं पास में है। तीनों ने सोचा और मोहन के साथ उसके घर चले गए। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन ठंडी हवाएं अभी भी तेजी से चल रही थीं। जैसे ही मोहन काका तीनों को अपने पुराने घर लेकर पहुंचे, घर को देखकर तीनों के कदम वहीं रुक गए। वो घर दिखने में बहुत ही अजीब और डरावना था। दीवारों पर काली दरारें थीं, टूटी हुई खिड़कियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं और छत जगह जगह से टूटी हुई थी। घर के चारों तरफ घास और झाड़ियां उगी हुई थीं, जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं आया हो। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी और ठंडी हवा घर के अंदर से डरावनी आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से अजीब सी बदबू आई। घर बहुत पुराना था, खिड़की टूटी हुई थी और फर्श थोड़ा गीला लग रहा था। मोहन काका, घर में इतनी बदबू क्यों है? ये घर ज्यादातर बंद ही रहता है। मैं तो अक्सर बाहर ही रहता हूं, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सब आराम से सो जाओ। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मोहन काका ने चटाई बिछा दी और तीनों उस पर लेट गए। रात के लगभग 2 बजे अचानक अरुण की आंख खुल गई। उन्हें लगा जैसे कोई बाहर जमीन खोद रहा हो। अरुण धीरे से उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगे। पेड़ के नीचे मोहन काका जमीन खोद रहे थे। अरुण ने तुरंत गणेश और रमेश को जगा दिया। तीनों खिड़की से बाहर झांकने लगे। इतनी रात में मोहन काका को अकेले मिट्टी खोदते देखकर वे घबरा गए। गणेश धीमी आवाज में बोला, चलो बाहर चलकर देखते हैं, आखिर मोहन काका इतनी रात में क्या कर रहे हैं। तीनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, अचानक ठंडी हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और आसमान में काले बादल गरज उठे। मोहन काका धीरे धीरे तीनों की तरफ मुड़े। जैसे ही अरुण, गणेश और रमेश ने मोहन काका को देखा, डर के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका चेहरा अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। वो और भी ज्यादा डरावना और अजीब दिखाई देने लगा था। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी और चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा था। अरुण घबराकर पीछे हट गया। मोहन काका, ये क्या हो रहा है? मोहन काका की आवाज भारी और गूंजती हुई हो गई। डरो मत, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा। तीनों डर से कांपने लगे। मोहन काका बोले, मैं इस दुनिया में अब नहीं हूं, लेकिन मेरे जमा किए हुए पैसे मुझे मुक्ति नहीं दे रहा था। इसलिए मैं किसी अच्छे इंसान का इंतजार कर रहा था ताकि ये पैसे सही जगह पहुंच सके। रमेश डरते हुए बोला, क्या आप सच में? इतना सुनते ही मोहन काका के शरीर के चारों तरफ बहुत ज्यादा धुंध फैलने लगी। उन्होंने घड़े की तरफ इशारा किया। ये पैसे अपने गांव के अस्पताल में लगा देना, तभी मुझे शांति मिलेगी। धीरे धीरे उनका शरीर हवा में गायब होने लगा। पहले उनके हाथ गायब हुए, फिर चेहरा, और कुछ ही सेकंड में वहां सिर्फ ठंडी हवा बची थी। वे तीनों ये सब देखकर डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को फिर से मोहन काका के उसी पुराने घर के अंदर पाया। तीनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने ध्यान से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था।
धीरे धीरे उनकी घबराहट थोड़ी कम होने लगी। अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद कल रात जो कुछ हमने देखा वो हमारे मन का वहम था। इतना कहते ही अरुण की नजर घर के अंदर एक अंधेरे कोने पर पड़ी। वो अचानक चुप हो गया। तीनों ने डरते हुए उस तरफ देखा। कोने में वही पुराना मिट्टी का मटका रखा हुआ था जिसे उन्होंने पिछली रात घर के बाहर देखा था। मटके पर अब भी गीली मिट्टी और पानी की बूंदें जमी हुई थीं, मानो कोई अभी अभी उसे वहां रख कर गया हो। तीनों कुछ पल तक चुपचाप उस मटके को देखते रहे। तभी गणेश धीरे से बोला, शायद ऐसा होगा कि रात को हमने ठीक से नहीं देखा होगा, या फिर ये कोई दूसरा मटका होगा। उसकी बात सुनकर माहौल थोड़ा शांत हो गया। रमेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, हो सकता है। रात का अंधेरा था, इसलिए हमें सब कुछ अजीब लग रहा था। तीनों ने राहत की सांस ली। तीनों कुछ पल तक चुपचाप उस मटके को देखते रहे। फिर अरुण धीरे से बोला, चलो पास जाकर देखते हैं, आखिर इस मटके में ऐसा क्या है। तीनों सावधानी से उस कोने की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे मटके के पास पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश घबराई हुई आवाज में बोला, अरे ये तो वही मटका है जो हमने कल रात देखा था। गणेश हैरानी से बोला, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? हमें तो लगा था कि शायद रात के अंधेरे में हमने गलत देखा होगा, या फिर ये कोई दूसरा मटका होगा। अरुण मटके को ध्यान से देखते हुए बोला, नहीं, इसकी गीली मिट्टी और निशान बिल्कुल वही हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये वही मटका है। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके मन में फिर से डर और रहस्य की भावना जाग उठी। तभी गणेश ने हिम्मत करके मटके के अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं। गणेश और रमेश ने भी अंदर देखा तो वे भी चौंक गए। रमेश खुशी और हैरानी के साथ बोला, लगता है मोहन काका ने सचमुच हमारी मदद की है। अरुण कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, जो भी हो, अब यह पैसा हमारे काम आ सकता है। चलो इसे अपने बैग में रख लेते हैं और गांव की तरफ चलते हैं। गणेश ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तीनों ने सावधानी से मटके में रखे पैसे अपने बैग में रख लिए। इसके बाद अरुण धीरे से बोला, चलो जो भी था, मोहन काका ने हमारी मदद तो की, हमें उनका धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। तीनों जल्दी जल्दी घर से बाहर निकले और नदी के घाट की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। घाट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा नाविक अपनी नाव के पास बैठा हुआ था। नाविक ने हैरानी से पूछा, तुम लोग रात में यहाँ कैसे पहुँचे? अरुण ने तुरंत जवाब दिया, मोहन काका हमें अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर यहाँ लाए थे। ये सुनते ही नाविक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नाविक कांपती आवाज में बोला, मोहन? लेकिन मोहन तो 1 साल पहले मर चुका है। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। घाट के पास वही बैलगाड़ी खड़ी थी। उसे देखते ही वे चौंक पड़े। अरे ये तो वही बैलगाड़ी है, लेकिन ये इतनी टूटी फूटी कैसे हो गई? रात तक तो बिल्कुल सही सलामत थी। लेकिन इस बार उस बैलगाड़ी के पास कोई भी बैल नहीं था, न ही वहां कोई आदमी दिखाई दे रहा था। फिर भी बैलगाड़ी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य आदमी उसे चला रहा हो। और तभी शांत सुबह के माहौल में दूर से फिर वही घंटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार भी वह कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमयी कहानी का अगला हिस्सा। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मोहन काका के साथ उस रात आखिर क्या हुआ था, और वो पुरानी बैलगाड़ी बिना बैलों और बिना किसी इंसान के अपने आप कैसे चल रही थी। इस रहस्य का सच जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा डरावना है। अगले भाग में खुलने वाला है वो खौफनाक राज, जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो अगला हिस्सा देखना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अगली बार जो सच सामने आएगा शायद उसके लिए आप तैयार नहीं हैं।